गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का कृतिका भाग 1 से मेरे संग की औरतें चैप्टर का 5वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने देखा कि लेखिका अपने परदादी के बारे में बताती है कि लीक से हटकर चलने की सनक सिर्फ उसकी माँ और नानी में ही नहीं, उसके घर में एक परदादी यानी पिता की दादी थी, उनके अंदर भी था। उन्होंने शपथ ले रखा था कि अगर ईश्वर की कृपा से कभी मेरे पास 2 से 3 साड़ियाँ हुई तो मैं एक तीसरी साड़ी दान दे दूंगी। जैन समाज में अपरिग्रह यानी कि संग्रह वृत्ति न करने की परंपरा है, तो इसको तो लोग बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माने, लेकिन लोग अवाक तब रह गए जब लेखिका की माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई और वो मंदिर जाकर के भगवान से मिन्नत मांगी कि मेरी बहू को पहली संतान लड़की हो। उस समय जब लड़की होना अभिशाप माना जाता था, वो भी पहली संतान लड़की के रूप में मांगना ये गैर वाजिब फरियाद थी। और सिर्फ मांग करके चुप ही नहीं रही, बल्कि रोज़ उसे भगवान से जा कर के मन्नत अपनी दोहराती थी। लोग जानते थे कि माँ जी का भगवान से सीधा संबंध है, तार से बेतार जुड़ा हुआ है, ये जो कह देती है वो पूरा होगा। इनकी दादी तो मान लेती कि मेरी बहू की गोद में पहली संतान लड़की ही खेलेगी। लेकिन क्या कहती है कि भगवान क्या चोर भी उनके सामने आता है तो अफरा तफरी में आ जाता है। एक बार उस घर में चोरी करने घुसा तो दादी के कमरे में ही घुस गया और दादी की आँख खुल गई तो उसने चोर से पानी मांगा। चोर कहा कि मैं, कहा कि हाँ देख, कपड़ा ढंग से बांधे रखियो और पानी ढंग से छनियो। चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर सोचा कि हमारे मुंह के पर बंधे कपड़े की बात कर रही हैं और कमर में जो मैं भांग पीसा बांधा हूँ उसकी बात कर रही हैं, लेकिन वो तो लोटे के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा की बात कर रही थी और पानी को साफ करने की बात कर रही थी। गया बेचारा, कहीं कि चोर के हाथ का पी लेंगी, आखिर में सच्चाई बता दे कि मैं तो चोर हूँ। तो कहते हुआ करे चोर, यहाँ में तेरे भगवान और मेरे सिवा कौन है। ऐसे चोर भगा जिससे मानो कि भगवान वहीं पर कहीं आसपास बैठे हैं। बेचारा चोर गया पानी लेने, लेकिन जब लेकर के आ रहा था तो पहरेदारों द्वारा पकड़ लिया गया और सभी इकट्ठे हो गए। तो दादी आई और उसके हाथ से लोटा लेकर के आधा पानी खुद पी ली और आधा उसे पिलाकर बोली कि अब एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे चोरी करे चाहे खेती। अब वह चोर जान बचाना था तो क्या करता बेचारा, खेती के उस चोर का रोमांचक धंधा छोड़कर खेती में लग गया। लेकिन क्या कहती है, मुझे पहली बार भी चोर देखने का नसीब हुआ। यहाँ तक हुआ था। अब बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। भाई जब ये देखी तो अब बूढ़ा हो चुका था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप। विरासत यानी धन दौलत जो मिलती आती है पुश्तैनी से, उसको कहिए जीवाणुओं का प्रकोप या आनुवंशिकी। जीवाणुओं का प्रकोप यानी आनुवंशिकी। उन 2 सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। कौन 2 सन की? एक नानी और एक परदादी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। माँ जी के यानी कि परदादी के चलते लड़की होने का कोई हीन भावना नहीं मन में उपजा, क्योंकि मन्नत मांग के आई थी। और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। और दूसरी तरफ नानी का जो देशभक्त प्रवृत्ति था उसकी कारण ये देशभक्ति के प्रति काफ़ी रोमांटिक रहती थी। रोमानी यानी रोमांटिक रहती थी।
15 अगस्त सन 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, 1938 में इनका जन्म हुआ, यानी 9 साल की उस समय थी। आज़ादी मिली, या यूँ कहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी। अब सोचिए कि जब पहली बार, आज भी 15 अगस्त को जब होता तो कितना हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो पहली दूसरी साल कितना लोगों में उत्साह रहा होगा। सब लोग जा रहे थे लाल किला पर परेड देखने, तो ये दुर्भाग्य से बीमार थी उस समय। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड बीमार बुखार आज भी जानलेवा है, अगर सही से ट्रीटमेंट ना हो तो व्यक्ति मर जाता है। तो उस समय तो उतना ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। खूब रो धो रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं भाई, आपको बेड रेस्ट की फुल ज़रूरत है, आप नहीं जाएंगे। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। वो जो डॉक्टर थे वो उनके नाना के मित्र थे, और इन्हें भी, लेखिका भी उन्हें नाना ही कहती थी, नाना से बढ़कर प्यार करते थे। अब इसलिए पिताजी भाई अपने ससुर का बात कैसे टालें, उनकी बात को नहीं टाल सके, जो कि बात बात पर सत्ताधारियों यानी अंग्रेज़ों का विरोध करते रहते थे, लेकिन उनकी बात को टाल नहीं पाए। मैं बदस्तूर कलपती रही, बदस्तूर यानी लगातार, कंटिन्यूअस, रोती कलपती रही, बिलकती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? उस प्रकार से रो रही जैसे छोटे बच्चे का कोई खिलौना टूट जाता हो, गुड़िया टूट जाता हो, तब वो रोता है। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। भाई 9 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, मतलब 4-5 में पढ़ रहा है, तो अब इतना भी नहीं है, 4-5 में पढ़ने वाला गुड्डो गुड़िया से नहीं खेलेगा, और डॉक्टरों का सलाह भी उतना उससे समझ में नहीं आएगा। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था यानी सनक था, शौक था। पिताजी एक किताबें खूब पढ़ती थी, कहानी वगैरह की। पिताजी ला करके ब्रदर्स कारामजो की पुस्तक दे दिया, उपन्यास। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़ करके घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। रोती रही। कुछ देर बाद देखे कि घर के सभी लोग चले गए। अब इनकी देखभाल के लिए बस पिताजी रह गए हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए बेचारे लगे रहते थे, वो स्वतंत्रता के जश्न को मनाने नहीं जा पाए। घर के सभी लोग चले गए, इनकी देखरेख के लिए पिताजी रह गए, और वो बगल वाले कमरे में बैठ किताब पढ़ने लगे। तो ये भी क्या करते, अब रोना धोना बंद कर किताब खोल कर पढ़ने लगे। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। देखिए, उपन्यास, जब कोई भी उपन्यास आप पढ़ेंगे तो एक बार जब शुरू कर लेंगे तो शुरू के 10-20 पेज आपको बोरियत सा लगेगा, लेकिन 10-20 पेज के बाद आप से वो किताब छूटेगी नहीं जब तक कि आप ख़त्म ना कर लें। तो ये भी जब शुरू की तो फिर इन्हें दोबारा ये फुर्सत नहीं हुई कि वो सोचें, जश्न में जाने के बारे में सोचें या रोएं, कुछ नहीं, किताब पढ़ती ही गई। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया कि पिताजी ने उस समय यही पुस्तक मुझे क्यों दी, ये मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितनी बार समझ में आई, कितनी किताब, कौन सा पाठ, ये इतना मैं नहीं कर सकती, लेकिन उसको इतना बार पढ़ा कि कौन सी कहानी किस में, कौन सी कहानी किस में, सब उसी में मिल हुई है। जैसे आप 2-4
कहानियाँ एक साथ पढ़ लीजिए या 2-4 फिल्में एक साथ देख लीजिए, तो किसकी कहानी किसमें, किसकी कहानी किसमें, सब मिक्स हो जाता है। उस वही हुआ, कह रहे कि लेकिन पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उस किताब में एक कहानी थी जो बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर थी। पहली बार में ही इन्हें समझ में आ गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। हर वक्त वो उनके साथ रहा और इनके लेखन को भी वही प्रभावित किया। वह पाठ जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वो 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वो कठगुलाब उपन्यास के कई अंश बच्चों बाल अत्याचार पर ही लिखा गया। ये उनका नाटक कहानी उपन्यासकार है, उसी से प्रेरित है। अब माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। 5 बहनें हुई थी ना। अब जिस घर में मन्नत मांगी जाए लड़की पैदा होने के लिए, उस घर में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। तो किसी को हीन भावना, सबको स्वतंत्रता थी, सबको आज़ादी था। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। वहाँ नानी हो, माँ हो या परदादी, जो सब लोग लीक से हटकर चलती थी, वो परंपरा इन बहनों ने भी बरकरार रखा। कहती पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। क्योंकि जो पहली लड़की थी जिसके लिए मन्नत मांगी थी दादी ने कि पहली संतान कन्या हो, वो मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बने। शादी के बाद लड़कियों का सरनेम बदल जाता है, और ये लोग नहीं बदलते, लेकिन सोच ये भी कही कि बदल लेने से कोई मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बदल लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। शादी के बाद लिखना शुरू की, इसलिए मंजुल जैन से मंजुल भगत हो गई। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैं भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेकर नाम चला मृदुला गर्ग। इनके भी घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। उनका घर का नाम रानी, बाहर का नाम मंजुल। ये भी शादी के बाद लिखना शुरू किए। इनका भी टाइटल बदला, मृदुला गर्ग हो गए मृदुला जैन से। जब हमने लिखने शुरू किया उसके कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। नारीवाद यानी नारियों का उत्थान, नारियों का सम्मान। उसमें एक आ गया था कि शादी के बाद लड़की अपना सरनेम नहीं बदलेगी, लड़की अपना सरनेम नहीं बदलेगी। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घरघुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। मन्नू भंडारी मेरे बचपन के दिन आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। वो भी एक स्वतंत्र लेखिका थी, स्वतंत्रता सेनानी भाग लेती थी। वो एकदम अपना नाम नहीं बदली, पिताजी से बगावत कर जाती थी। तो इन्होंने कहा कि आप लोग इतना पढ़े लिखे होकर के इतनी घरघुस्सू यानी कि पुराने घिसे पिटे रिवाज की कैसी हैं कि नाम बदल लेती हैं। कि इसका जवाब हम लोग पास बहुत नहीं होता था कि क्यों बदल लिया।
पर अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान, नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते न देख, मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। अक्सर लोगों का घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है। तो ये समाज है, ये क्या क्या कहेगा, हर की बात सुनेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कहते हैं कि मेरे पिताजी से तो लोग ये भी कहते थे कि वाह भाई वाह, आपको 5-5 बेटियों से मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। मंजुल उर्फ रानी, मृदुला उर्फ उमा, चित्रा उर्फ गौरी। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। सब हाजिर जवाब। ऐसा वो लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन? सब डॉक्टर हो जाएंगे तो रोगी कौन होगा? है, इसलिए कोई पढ़ने वाला चाहिए, इसलिए तुम लोग लिखो, मैं पढ़ती हूँ। खैर, उसके बाद जब 4वीं-5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। कौन? चित्रा और रेणु। चित्रा और रेणु, गौरी और चित्रा तथा रेणु, ये दोनों ही लेखन कार्य से बची रही। बाकी अचला तथा छोटा भाई भी लेखन कार्य में आ गया। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव के लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। वो इंग्लिश में लिखती है। अचला, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। कहते हुए हम 4 लोग लिखते हैं, 3 बहनें 1 भाई लिखते हैं, बाकी पूरा खानदान हम लोग पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। क्या कहते हैं? मेरी ससुराल में मुझे कोई पढ़ता नहीं है। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा कि भाई पूरा हिंदुस्तान मुझे पढ़ता है, हर हिंदी भाषी मेरी किताबों को पढ़ता है, मेरे घर में ही मुझे लोग नहीं पढ़ते। ये बात समझ में नहीं आया। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। क्या? कि कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। कम से कम घर में तो आलोचना नहीं सुनना पड़ता था। क्या लिखिए, यही लिखिए, यही कहानी है, यही लिखती हो, ये आलोचना घर में नहीं सुनना पड़ता था। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बने। वो जो 2 बहनें चित्रा और रेणु, जो कि दादी की मन्नत की ही वजह से आई, लेकिन लेखिका नहीं बनी, लेखन कार्य में नहीं लगी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल को से कहा था, क्योंकि वो स्वतंत्र है, लिखना सीखना कौन जाए, इतना व्यस्त काम है। मानो कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं हो, इसलिए वो लिख नहीं पा रहे हैं। पिताजी ने मंजुल से कहा कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें 1.25 शेर थी। उन्होंने कहा भाई लिखो, लिखने के लिए कोई सांस लेने की क्या, सांस तो नाक से ली जाता है, लिखने के लिए सांस कहाँ रोकनी पड़ती है। लेकिन वो सब कही कि 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती
तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देते हैं। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। सामंती प्रजा राजशाही प्रजा था कि थोड़ी सी दूर के लिए बस में बैठ के जाएं, ये पूंजीपति दिखावे का असर है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं पैदल ही जाऊँगी। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे का व्याख्या मैं अगले भाग के वीडियो में जल्द ही लेकर के आऊँगा। अगर इस वीडियो में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछेगा, उसका जवाब मैं तुरंत दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए।